आप देश को बदनाम करने के लिए जो आपने जो मुद्दे को रखा, जो झूठ था, गलत था, वो चले गए। तो इस तरह का गुमराह करने से क्या मिलता है? मुझे सर ये समझ में नहीं आता है कि राजनीति अलग है, लेकिन देश हित में हम एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं? जब यूपीए सरकार के समय में आपने कानून लाया, एनआईए का कानून लाया, और मैं सदन में हमारे पार्टी की ओर से डिबेट का इनिशिएट मैंने किया। रिकॉर्ड देख लीजिए, चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे और हम लोगों ने भरपूर समर्थन। देश हित में कोई कदम उठाते हैं तो उसमें एकजुट होना चाहिए। आपका भाषा जो एंटी इंडिया और जो भारत को तोड़ने के लिए बात है, पाकिस्तान के भाषा और कांग्रेस के भाषा में क्यों हमेशा तालमेल होता है, ये बताइए। आप क्यों ऐसे बातें करते हैं जिससे देश को नुकसान होता है? इसलिए बिल्कुल नहीं, मैं सही कह रहा हूं। बैठिए। आपने एयर स्ट्राइक को क्वेश्चन किया। प्लीज बैठिए। आपने You will have a chance to reply. No, please sit down. बिल्कुल मैं सर तर्क के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक क्वेश्चन किया तो आपने क्वेश्चन नहीं किया, और सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान ने क्वेश्चन किया तो कांग्रेस पार्टी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो तालमेल है कि नहीं, ये बताइए। मैं झूठ बोल रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं? तो अधीर जी, मैं जो बात रखता हूं, मैंने जैसे पहले से कहा, हम लोग बहुत सालों से साथ में, इस सदन में हम झूठ नहीं बोल सकते, और झूठ तो छोड़िए, हम मिसलीड भी नहीं कर सकते हैं। और सोच समझ करके जिम्मेदारी के साथ हमको बात रखना है। हम जब 2014 में सरकार में आए तो कितने सालों से हमारा सपना था कि इस देश में हमारे शहीदों के लिए एक वार मेमोरियल होना चाहिए। कुछ भी नहीं कर पाया। मोदी जी का संकल्प से आज वार मेमोरियल बन गए हैं, और हम सिर्फ अपने नाराज हम पे क्यों हो रहे हैं? आपको जनता अगर विश्वास नहीं करते हैं, आपका 60 साल से आपका काम देख लिया है, कुछ हुआ नहीं आपके समय में। आप लोगों ने झूठ बोला, लूट लिया, पूरा जो क्रोनी कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार, हम भी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर थक गए थे करप्शन का डेली हेडलाइन में पढ़ते पढ़ते आपके जमाने में। तब जाकर के मोदी जी को भरोसा करके यहाँ लाए हैं, तो आराम से काम करने दीजिए। और आप सवाल करना तो मुद्दे पे सवाल कीजिए, लेकिन गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश मोदी जी के साथ है। भले आप जितना गुमराह कर ले, देश ने ठान लिया है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी ने जो नींव रखा है, जो काम शुरू किया है, वो रुकने वाला नहीं है। आप अगर भटकाने का कोशिश करेंगे, कोई सफलता मिलने वाला नहीं है। हमारा देश का जनता जागरूक हो चुके हैं, जाग चुके हैं, और आपके गुमराह जो रास्ता आप दिखा रहे हैं उसमें कोई चलने वाला नहीं है। मैं अंत में आपके माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी को फिर से इस सदन की ओर से, पार्टी की ओर से, मेरे ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शानदार देश को आगे ले जाने वाला, इस देश को सही रास्ते दिखाने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हुआ है, उसका अभिभाषण हुआ है। उस अभिभाषण के लिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना बात को यहाँ विराम करना चाहता हूँ। श्री अधीर रंजन जी। Sir, according to the Constitution, it is incumbent upon His Excellency President of India to inform the causes of the summons to the Parliament. And in pursuance of that constitutional provision, His Excellency President of India, Her Excellency President of India, had addressed the joint session of Parliament, and that is why today motion of thanks on presidential address is being taking place over here. Sir, as we know that
the presidential address is drafted by the government. So it is not the president, but government is responsible for the contents of the address. With all reverence at my command, I must pay my respect to the President of India, but I beg to differ with the tone and tenor enshrined in the presidential address. Sir, this is the 15th President of India, and India is witness to 3 more acting president. कभी प्रेसिडेंट की जब अभिभाषण होते हैं सदन में, तो कभी हमें उनकी जात या पात या धर्म के बारे में कभी सुना नहीं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे हिंदुस्तान में ये ढिढोरा पीटा जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने एक आदिवासी को प्रेसिडेंट बना दिया, इसको एक चुनावी मुद्दा बना दिया, एक चुनावी मुद्दा बना दिया। मेरा कहने का मतलब थोड़ा सोचिए, ये क्या चुनावी, ये क्या सियासी फसल उगाने के लिए? नहीं सर, मुझे ताज्जुब लगता है कि हमारे देश में 15 ऐसे प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो कभी उनकी जात पात धर्म के बारे में कभी जिक्र नहीं करते, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आदिवासी को बना दिया, आदिवासी को बना दिया, जैसे लगता है कि अब दान कर दिया, जैसे लगता है कि अब दान कर दिया किसी को, आप लगता है कि अब दानी है। हिंदुस्तान में अगर किसी का 35 साल उम्र होते हैं और वो लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिल होते हैं, तो उनको प्रेसिडेंट होने की सारे नहीं, आप लोग करते हैं, तो 35 साल और लोकसभा में चुनाव लड़ने की काबिलियत, इस पे वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं सर। इसीलिए नहीं, कभी मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ओबीसी दादा नहीं कहते, हम तो कहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसे कहिए ना। हम तो कभी हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट प्रधानमंत्री बने, तो हम तो कभी हिंदुस्तान में मुसलमान प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने, तो हम तो कभी जिक्र नहीं करते। लेकिन ये क्या होता है, आदिवासी, ये दया नहीं, ये हमारे महामहिम की काबिलियत पर आप शक जता रहे हैं। उनकी काबिलियत पर भरोसा करो, दान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सही मायनों में मर्यादा को पालन करना। यही मेरा 350। हाँ बोलिए सर। ये 352(6) कहता है यूज द प्रेसिडेंट्स नेम फॉर द पर्पज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट। ये राष्ट्रपति के बारे में जो है इन्फ्लुएंस कर रहे डिबेट को सर, आदिवासी कह के उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द कह के ये उसका नाम नहीं ले सकते सर। 352(6) सर, इसको एक्सपेंड करिए सर। अभिभाषण पे कल से राहुल जी की भाषण होने के बाद सारे माहौल नया दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह लगता है कि राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है, तो मैं ये समझू कि ये राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यहां तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे यह पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कॉर्ड ऑफ द बीजेपी पार्टी इनएफिशिएंसी। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। इसीलिए कहिए ना गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते।
माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप गृह मंत्री पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। आप जानते हैं मैं किस संदर्भ पे बात करते हैं, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। राहुल गांधी जी सही जगह पे निशाना साधा। राहुल गांधी जो तीर चलाई वो सीधा निशाने पे पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके अंदर खलबली मच गए हैं। और ये खलबली के चलते ये बिखरा हुए बीजेपी पार्टी राहुल गांधी की खिलाफत में जुटे हुए हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी, हिंदुस्तान में कभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक सत्तारूढ़ पार्टी इस तरीके कभी पैरवी कर चुके हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। और ये हमारी मनगढ़ंत बात नहीं है, ये हिंडनबर्ग पेपर्स में आए। हम क्या करें, आप बताइए। ये हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर में आए हैं, हम क्या करें। जो हमें मिला है उसी पे बदौलत हम ये मुद्दे उठाते हैं। इसमें अन्याय क्या है, आप खुद बताइए, इसमें अन्याय क्या है। लेकिन आप अदानी की बात करते हैं तब आप गर्म हो जाते हैं, आप अधीर हो जाते हैं, आपकी जहन में सहल नहीं होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल जी की बात में सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आप मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन कान खून के सुन लो, राहुल गांधी जी की बात में माननीय सारे सदस्य, हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति भाषण बोलो, आप तो कहाँ उठकते हो। सर बहुत दिन पहले कहीं एक किताब में पढ़े थे कि हेलमेट इज प्लेइंग विदाउट द प्रिंट्स ऑफ डेनमार्क। तो ए इवेंट विदाउट प्रोटैगनिस्ट इज बीइंग प्लेड अपॉन हियर ऑल्सो। हियर इट इज mentioned in the presidential address that 2047 we have to build a nation which not only embrace its glorious past but also encompasses every golden aspect of modernity. अच्छा सर, हमारी देश में अगर नेशन बनाना है, आधुनिकीकरण करना है, तो जवाहरलाल नेहरू की जिक्र के बिना ये हो सकता, बताइए। हमारे देश में 1947 से आजादी के बाद ये नया हिंदुस्तान बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो आज भी चल रहे हैं, वो अगले दिन भी चलेगी। हिंदुस्तान की अगर आधुनिक हिंदुस्तान बनाने की जो नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। अगर ये आपको यकीन ना करता अलग बात है। हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव जी की बात आपको ओंठों पे नहीं आते। जब उनकी बात आते आपको ओंठों में फफोला पैदा हो जाते हैं, छलाप पैदा हो जाते हैं। लेकिन असलियत तो यह है मैं पढ़ के सुना 1947 की जवाहरलाल नेहरू जी की एक कोटेशन। आई कोट, long years ago we made a tryst with destiny. Now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measures but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of the nation, long suppressed, will find its utterance. It is fitting that at this time, at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. You know that India is recognized as a country and as a civilization, which is called an unending celebration of human pluralism. Plurality accommodates the differences, and the differences embody and enact dissent. This is the secret of India's survivability throughout the centuries. We should not forget this key secret of India's success. I would also refer another few lines from Nehruji's speech at the time. That is, that future is not one of ease
or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. आप नई बात क्या कहा बताइए। आज हमारे मंत्री कह रहे थे कि 7-8 करोड़ लोग बीपीएल सीमा के नीचे है। वो कम करके बोला 50 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी साथ